नमस्कार। सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज हम स्टडी करने वाले हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट 2 की। हालांकि इसके पिछली वीडियो में हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात की थी, जिसमें हम सिर्फ प्रत्यक्ष विधियों का अध्ययन किया था। लेकिन आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अप्रत्यक्ष विधियों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, एक बहुत दमदार सेशन होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं इसे आप देख सकते हैं, आप रियल लाइफ में किस तरह से आप फील करते हैं, पूरी घटनाओं का वर्णन एज इट इज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सिर्फ आप मेरे साथ अपना सहयोग दीजिए बस। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की अप्रत्यक्ष विधियाँ क्या होती हैं। तो हम इसमें सबसे पहले समझते हैं अप्रत्यक्ष विधियों में ये क्या है। हमें प्रत्यक्ष विधियों का अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ पे हम अप्रत्यक्ष विधियों का अध्ययन करेंगे। किसका? अप्रत्यक्ष विधियाँ। ठीक, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्या, दमन और शमन। दमन और शमन। ठीक, दमन और शमन। दमन क्या होती है? ये क्या होती है? अवांछित भावनाएं होती हैं। क्या होती हैं? अवांछित भावनाएं। अवांछित भावनाएं जो ढकेल दी जाती हैं। कहाँ पे? अचेतन मन में। ठीक, अचेतन में, अनकॉन्शियस में। ये ऐसी अवांछित भावनाएं होती हैं, ऐसी दमित इच्छाएं होती हैं जो कालांतर समय बीतने के साथ साथ अचेतन मन में चली जाती है और मुझे इसका याद ही नहीं रहता है कि मेरे साथ कोई घटना ऐसी हुई थी या नहीं भी। ठीक, और शमन की बात करें तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम बलपूर्वक अपने अचेतन मन में ढकेलने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम जानबूझकर किस में ढकेलने की कोशिश करते हैं? अचेतन मन में ढकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो शमन क्या होती हैं? इसमें अपनी स्वयं की इच्छा को जानबूझकर या बलपूर्वक दबा देना। अपनी स्वयं की इच्छा को बलपूर्वक या जानबूझकर दबा देना या अचेतन मन में ढकेल देना क्या कहलाती हैं? शमन कहलाती हैं। ठीक, दमन और शमन में फर्क कितना है? दमन क्या होता है? ऐसी दमित इच्छाएं होती हैं जो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ क्या होती हैं, उनका दमन हो जाता है और मुझे याद ही नहीं रहता कि ये घटना मेरे साथ हुई भी थी या नहीं हुई। लेकिन जो शमन होता है, इस शमन क्या होता है? ये अपनी स्वयं की इच्छा को हम जानबूझकर ढकेलने की कोशिश करते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो क्या होता है, कोई व्यक्ति है, कोई बालक है जो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा है, टूर पे जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है। अब जाते समय क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस एक्सीडेंट में मान लो उसके माता पिता की डेथ हो जाती है। अब उस घटना को वो भूल नहीं पा रहा था और ऐसी घटना उसके साथ हुई थी। लेकिन क्या वो घटना हमेशा याद रहेगी? नहीं। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब वो घटना उसके माइंड से पूरी तरह से स्लिप हो गई थी, चली गई थी। ठीक, और कालांतर में कुछ समय बाद जब पूरी तरह से वो घटना को भूल गया था तो जा रहा था अचानक, और कई साल बाद अचानक जाते समय एक सेम घटना एक लड़के के साथ और हो जाती है। वो देखता है कि रोड पर कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उसके माता पिता की डेथ हो गई है। क्लियर? और उसके माता पिता की उसमें डेथ हो गई है। अब उसको अचानक वो घटना याद आ जाती है कि ऐसा मेरे भी साथ हुआ था। जब वो घटना याद आ जाती है उसे क्या कहते हैं? शमन कहते हैं। और जो घटना भूल गया था, उसके माता पिता की एक्सीडेंट हो गया था, वो भूल गया था समय बीतने के साथ, उसे दमन कहते हैं। लेकिन जब उसे घटना याद आ जाती है तब उस घटना को भूल नहीं पा रहा है।
तो फिर उस घटना को जानबूझकर भुलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बार बार उसे माइंड में हर्ट कर रहा है वो चीज़ें कि अच्छा ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा मेरे भी साथ हुआ था, ऐसा मेरे भी साथ हुआ था, उसे भूलने की कोशिश कर रहा है वो। तो उसे क्या कहते हैं? समन कहते हैं। यही होता है दमन, यही होता है समन। इसी को फ्रायड ने क्या कहा था? स्लिप ऑफ टंग कहा था। जो ज़बरदस्ती भुलाने की कोशिश जो कि अचानक आ जाती है उसे क्या कहते हैं? स्लिप ऑफ टंग। आपने कई मूवीज़ में ऐसा देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज़ में, कि जो लॉयर होता है, कोर्ट का सीन देखा होगा कि जो लॉयर होता है, वकील होता है, क्रिमिनल से, अपराधी से बार बार पूछता है कि तुमने ये घटना किया था। वो बोलता नहीं मैंने नहीं किया था, डिनाई करता है, बोलता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था। लेकिन वो लॉयर बार बार उसे मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता जाता है। और अचानक क्या होता है? उसकी जुबान फिसल जाती है और वो बोल देता है मोटिवेशन में, हाँ मैंने किया था। क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था, वो मुझसे जलन करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो इसे ही स्लिप ऑफ टंग कहा था सिगमुंड फ्रायड ने। इसको एक घटना से और अचानक बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो आप। जैसे मान लो अगर आप कॉलेज लाइफ में होता है क्या, कॉलेज लाइफ में क्या होता है? हम लोग साथ पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ कोई मान लो कोई बालक है जिसको एक किसी अपनी क्लासमेट के साथ बहुत प्रेम हो जाता है, ठीक, इतना अगाध प्रेम हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं, ठीक। अब लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब जब दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो दोनों अलग अलग रास्ते चूज कर लेते हैं। वो दूसरी दिशा में चला जाता है, वो दूसरी दिशा में चला जाता है। वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाता है, वो भी अपने शादीशुदा करके अपने कहीं में ससुराल भी चले जाते हैं, या कुछ भी जो करना होता है, ठीक। अब मान लो लड़का या लड़की की कभी 4 से 10 साल बाद वो किसी सिनेमा घर में जाती हैं मूवी देखने के लिए। अब वो मूवी उसी तरह से जैसे उसके रियल लाइफ में था, जैसे उसके रियल लाइफ में घटनाएं हुई थी, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे के लिए ना रह पाना, इस तरह की सारी घटनाएं उस मूवी में दिखाई गई थी। अब जो उस चीज़ों को भूल चुका था पूरी तरह से, वो घटनाएं उसको अचानक पूरी तरह से याद आ गई और पूरी तरह से भावुक हो जाता है। तो अब उन चीज़ों को देखो, जो घटनाएं भूल चुका था, जो ब्रेकअप हुआ था और वो भूल चुका था, वो तो क्या था? दमन था। लेकिन जब वो घटनाएं वापस उसकी याद आती हैं तो फिर उसे भुलाने की कोशिश करता है और उसे जानबूझकर अपने अचेतन मन में ढकेलने की कोशिश करता है। उसे हम क्या कहते हैं? समन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज इट क्लियर टू यू? अब आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। फिर दूसरी हम देखते हैं युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, जिससे हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। दूसरा जो है इसमें, दूसरी जो अप्रत्यक्ष विधियों में जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो क्या है? युक्तिकरण। युक्तिकरण जिससे हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। युक्तिकरण में क्या होता है? आदमी अपने बहाने बनाता है, तर्क देता है, लॉजिक देता है, बहाने बनाता है, ठीक। इसमें जैसे एग्जांपल में क्या हो गया? अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं, नींबू मीठे हैं। देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, दो परिस्थितियां हैं, ठीक। इसमें आदमी क्या करता है? बहाने बनाता है, एक्सक्यूजेस देता है, बहाना बनाना, ठीक, तर्क देना, ये सारी चीज़ें इसमें करता है। इसमें दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति वो जो उसे नहीं मिली, पहली परिस्थिति वो है जो उसे नहीं मिली और उसे क्या कर रहा है? उसे बुरा बता रहा है। और दूसरी परिस्थिति वो जो उसे नहीं, जिस स्थान पे वो है उसे अच्छा बता रहा है। मतलब दूसरी परिस्थिति में वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। पहली परिस्थिति में जो उसे नहीं मिला उसको बुरा बता रहा है, और जिस पोजीशन में वर्तमान परिस्थिति में है वो अपनी वर्तमान परिस्थिति को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपनी सफलता के पीछे तर्क संगत कारण तलाश करके, इसमें क्या होता है बालक? व्यक्ति अपनी असफलता के पीछे तर्क संगत कारण ढूंढता है, ठीक।
अपनी असफलता के पीछे क्या करता है, तर्कसंगत कारण ढूंढता है, ठीक, और बहाने बनाने की कोशिश करता है इसमें। जैसे क्या होता है, हमने एग्जाम्पल दिया कि अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं। एक कहानी आपको याद होगी कि एक लोमड़ी थी जो जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अब उस रास्ते से गुजरते समय उसे अंगूर के पेड़ दिखाई दिए। अब उस अंगूर को खाने के लिए उसको मतलब मन करा उस खाने के लिए, तो उसने बहुत प्रयास किया, बहुत उछल कूद किया, इतना प्रयास किया कि अंगूर को पाने के, लेकिन वो असफल रह जाती है, वो अंगूर को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो जब अंगूर को नहीं पाती है तो जाते समय बोलती है, छी जाने दो, अंगूर खट्टे हैं, ठीक। मतलब वो चीज़ क्या है जो उसे प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी चीज़ें जो उसे प्राप्त नहीं हुए उसको बुरा बता रहा है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, वो अपनी वर्तमान परिस्थिति को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी वर्तमान परिस्थिति की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी परिस्थिति में क्या, नींबू मीठे हैं, ग्रेप्स आर सोर एंड लेमन्स आर स्वीट, नींबू मीठे। इसमें क्या होता है, ओ जिस पोजीशन पे हूँ मैं ऐसा ही ठीक हूँ। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती, तुम आरएस बन जाते, तुम्हें नौकरी मिलती, या तुम एसएससी क्वालिफाई कर पाते, बोलता है अरे कौन करेगा नौकरी, कौन करेगा। ये क्या होगा, तमाम मंत्रियों के और अलग अलग लोग के धौंस देखने पर पड़ते हैं, अलग अलग के गुस्सा देखने को पड़ता है, कौन जाएगा सबका नौकर बनने के लिए, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। और दूसरी परिस्थिति में क्या करता है, अरे मैं जो हूँ ठीक हूँ, यहाँ पर भी बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, बहाने बनाता है, कारण ढूंढता है, तर्क देता है कि जो मैं जैसा हूँ ऐसा अच्छा हूँ। इट्स क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं क्या, दिवा स्वप्न। तीसरी अप्रत्यक्ष विधियाँ क्या है, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न या कल्पना, जिसे क्या कहते हैं, फैंटेसी कहते हैं, फैंटेसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति हवाई किले बनाता है, अर्थात व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति सपने में या कल्पना में, व्यक्ति कल्पना करता है, कल्पना में वो सारी चीज़ें, वस्तुएं प्राप्त करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है जिसे वह वास्तव में प्राप्त करना चाहता है, वास्तव में प्राप्त करना चाहता है। फैंटेसी क्या होता है, दिवा स्वप्न क्या होता है, कल्पना क्या होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति वो सारी चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करता है। व्यक्ति क्या करता है, वो सारी चीज़ें कल्पना में प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसे वास्तव में प्राप्त करना चाहता है, ठीक। जैसे आपने बॉलीवुड की बहुत मूवीज़ देखी होंगी, हीरो जाता रहता है और अचानक उसके सामने एक हीरोइन दिखाई देती है, ठीक। अब उसे देखता है, ओहो क्या है, उसे देखते ही अचानक ख्यालों में खो जाता है और गाना चालू हो जाता है, मस्त दोनों रोमांस करते हैं, ठीक। और जैसे ही गाना खत्म होता है तो उन्हें कहता है, हाँ अरे बावड़ो हो गई, कहाँ मैं खो गया था। इसे ही दिवा स्वप्न कहते हैं। बॉलीवुड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और आपको नहीं मिल सकता है कि वो सपने में उसके साथ गाने भी गा लेता है, शादी भी कर लेता है, बच्चे भी हो जाए, सब कुछ हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म होता वो अचानक से हो जाता था कि हो सपना देख रहा था मैं, ठीक। क्लियर टू यू। दिवा स्वप्न उसी कहते हैं जो व्यक्ति अपने स्वप्न में या कल्पना में उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में उसे नहीं प्राप्त कर सकता। जिससे बोलते कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, बालक सपने देखते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, नौकरी पा जाऊंगा, मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा, मैं 4 व्हीलर की कार से घूमूंगा और मेरे साथ मेरी बीवी होगी और लोग मुझे समाज में सलाम करेंगे। इस तरह से कल्पनाएँ करते रहते हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसे फैंटेसी कहते हैं या दिवा स्वप्न कहते हैं।
तो आइए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। फैंटेसी होने के बाद अब देखते हैं हम क्या होता है। अगला जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे फ्रायड ने बताया था वो क्या है, नेक्स्ट क्या है, विस्थापन। चौथा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिसे हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन, इसे विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ईद और सुपर ईगो दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम सिगमंड फ्रायड का अध्ययन कर ही रहे हैं तो एक साथ साथ में इनका भी अध्ययन कर रहे हैं कि इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसी व्यक्ति की लाइफ में। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सपोज एग्जाम्पल, मान लो हम ही समझ लो कोई स्टूडेंट है जो विद्यालय जाता है पढ़ने के लिए। ठीक, अब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए तो जाता है, लेकिन वहाँ से आप टीचर से डांट पड़ती है उसे। मान लो किसी टीचर्स ने उसको डांट दिया, सबके सामने इंसल्ट कर दिया, दो मार ही दिया। अब उसको चिढ़ आ जाती है कि सबके सामने मैं बेइज्जती कैसे की इसने। अब वो टीचर ईद क्या कहता है, जब उसका ईद हावी होता है, एक ईद हावी होता है उसके ऊपर, बोलता है एक कम कर, मार 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 मार, दो चमाट मार, तू भी मार टीचर को। लेकिन सुपर ईगो तुरंत रोकता है, नहीं ऐसा मत कर, अगर ऐसा करेगा तो समाज में तेरी बेइज्जती होगी, अगर ऐसा करेगा तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा करेगा तो घर पे भी तुझे डांट पड़ेगी। ईद ने कहा, मारने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, सुपर ईगो उसे मना कर देता है। ठीक, समझने की कोशिश कीजिए डिस्प्लेसमेंट। अब जब वो घर पे आता है, जब घर पे आता है तो कोई सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। क्या ढूंढता है, सॉफ्ट टारगेट, जिस पे उसे अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देनी है। वो कोई ऐसा सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है जिस पे उसे पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देनी, पूरी एनर्जी उसे रिलीज कर देना है। वो घर पे आता है तो उसका भाई रहता है, उसकी बहन रहती है, तो घर पे आता है, बोलते खाना ले ले, खाना खा ले। अब खाना खाने के लिए जब देता है तो बोलते हैं हाँ इसमें नमक कम है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं रखी, तुरंत तेज चमाट देता है तो 3-4 उसको। अब गुस्सा तो कहाँ पे लगा था, टीचर के ऊपर, क्योंकि वो क्लास में डांट पड़ी थी, वो मार खाया था। लेकिन अपनी एनर्जी रिलीज कहाँ कर रहा है, वो आकर अपनी सिस्टर के ऊपर कर रहा है, जहाँ उसे सॉफ्ट टारगेट मिला, जहाँ उसको कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ पे मारने पर उसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कुछ समय वो टीचर को मार देता है, टीचर को कुछ कह देता है, फला बुरा कर देता है, तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता था। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लो आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो और ऑफिस में डांट पड़ती है बॉस की कि छे तुझसे एक फाइल तैयार नहीं होती है, तू तो एक डाटा एंट्री नहीं कर सकता, क्या कर सकता है तू अपनी लाइफ में। अब वहाँ पे सबके सामने बॉस ने आपकी बेइज्जती की तो आपको वहाँ पे बहुत चिढ़ आई, लेकिन वहाँ पे भी आपको ईद करता है, कम कर, मार दो चमड़ दे इसे। लेकिन सुपर ईगो से वो रोकता है, अरे नहीं ऐसा मत कर, नहीं तो तेरा जॉब चला जाएगा, तो रोड पे आ जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक, वहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं करता वो। लेकिन जैसे ही घर आता है, तो बीवी आके पूछती है क्या जी पानी चाहिए, और पानी ला के देता है। तो क्या करता है, बहाने बनाता, क्या करता है, उसे गुस्सा आता रहता है, किसके ऊपर, बॉस पे गुस्सा रहता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज नहीं कर सकता था। वो कोई सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए। अब आता है, वो तुरंत पानी फेंक देता, बोला गर्म पानी लेके, ठंडा पानी नहीं ले आ सकती थी, नल से जाके पानी नहीं ले आ सकती थी, हाँ वो चमाट देख देता है उसे। मतलब जैसे ही वो सॉफ्ट टारगेट उसे मिला, अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे उड़ेल दिया उसने, पूरी एनर्जी वहाँ पे रिलीज कर दिया उसने। इट्स क्लियर टू यू, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फिर आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। ठीक, आगे हम किसकी बात करते हैं, प्रक्षेपण की बात करते हैं। प्रक्षेपण में क्या होता है, प्रक्षेपण में अपनी स्वयं की कमी व दोष को दूसरे के ऊपर मढ़ देना क्या होता है, अपने स्वयं की कमी की क्या करता है, पांचवा क्या है, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण जिसे कहते हैं, इसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की कमी को दूसरे के ऊपर लगा देता है, स्वयं की कमी व दोष को दूसरे के ऊपर लगा देना। इसमें क्या कहता है, व्यक्ति जो भी कमियां खुद में रहेगी वो खुद को नहीं तो बोलेगा मैं दोषी हूँ, दूसरे को प्रोजेक्ट कर देगा, मैं दोषी नहीं हूँ, दोषी वो है। क्लियर,
इस तरह से होता है। प्रोजेक्शन में आदमी क्या करता है, मान लीजिए आप क्लास में गए हो, ठीक, अब क्लास में गए हो, क्लास में मान लो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के टाइम में आप क्या करते हो, एक चिट लेके गए नकल करने के लिए। अब जब पकड़े जाते हो तो पकड़े जाने में क्या होता है, तू क्यों लेके आया था, कॉपी नकल करने के लिए आया था, तो बालक बोलता नहीं मैं नहीं लेके आया था, अरे उसने लेके आया था, मैंने नहीं, वही उसका है, मेरा नहीं है, ठीक। ये अपने दोस्त को दूसरे के ऊपर लगा देता है। प्रोजेक्शन ही होता है कि लोग व्यक्ति दूसरे के ऊपर लगा देता है। इट्स क्लियर टू यू। जैसे मान लो क्या है, अब देखते हो एक देसी भाषा में आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे नाच नया हुआ है आंगन टेढ़ा, खुद को तो नाचना आता नहीं, बोलता आंगन ही टेढ़ा है, ठीक। ये होता है प्रोजेक्शन। इट्स क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, प्लायन की बात करते हैं, विड्रॉयल्स जिसे कहते हैं, ठीक। विड्रॉयल में क्या होता है, व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति को देखकर भाग जाता है, परिस्थिति को देखकर क्या करता है, भाग जाता है। विड्रॉयल, प्लायन, पलायन कहते हैं, जिसे विड्रॉयल कहते हैं, विड्रॉयल, ठीक। इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थिति को देखकर उससे मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता, उससे पीछे हट जाता है, 2 कदम पीछे हट जाता है। जैसे मान लो आपका एग्जाम कि आपने किसी कोई फॉर्म भरा एग्जाम कर देने के लिए, और आपने उसकी तैयारी तो की नहीं, आप मूवीज़ देखते रहे, यूट्यूब देखते रहे, ढूंढते रहे, ये देखो परीक्षा नवंबर में है, ये देखो परीक्षा दिसंबर में है, ये देखो ये चीज़ पढ़ लो तुम बहुत आगे चले जाओगे, ये कर लो तुम पास हो जाओगे, ठीक। ऐसा करते रहे और समय बीतता गया, आपने बुक्स तो स्टडी किया नहीं, आपने प्रिपरेशन तो की नहीं, और जब एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम आपके सर पे है तो आप सोचते हो अरे बाप रे मैं कैसे इसका फेस करूँगा, और आप उस चीज़ से प्लान कर जाते हो, पीछे हट जाते हो। इसे हम क्या कहते हैं, विड्रॉयल कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रतिगमन की। 7th जो है वो क्या है, प्रतिगमन है। प्रतिगमन जिसे हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। प्रतिगमन का मतलब अपने पूर्व की स्थिति में लौटना, अपने पीछे की स्थिति में ढकेल देना, चला जाना, ठीक। जैसे मान लो आपका कोई भाई है जो घुटनों के बल चलता है, वो रो रहा है, तो आप उसे मनाने के लिए क्या करते हैं, आपकी उम्र तो अभी 18-20 साल है, आपका भाई जो घुटनों के बल चल रहा है उसे मनाने के लिए आप क्या करते हो, घुटनों के बल से चलते हो, उसके साथ साथ में चलते हो। इसे कहते हैं पूर्व की स्थिति में आना, घुटने के बल के आना, ठीक। इसे कहते हैं पूर्व की स्थिति में आना, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। दूसरी चीज़, मान लो कोई व्यक्ति बड़ा हो गया फिर भी वो अंगूठा चूस रहा है, वो बालकों जैसा व्यवहार कर रहा है, जिसे कहते हैं रिग्रेशन कहते हैं, पूर्व की स्थिति में आना, ठीक। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया फिर भी वो रो रहा है बच्ची की तरह, इसे क्या कहते हैं, रिग्रेशन, प्रतिगमन से पूर्व की स्थिति में आना। इट्स क्लियर टू यू। आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है, आगे जो है वो प्रतिक्रिया निर्माण है। जस्ट मिनट गाइस, ठीक। प्रतिक्रिया निर्माण हम क्या देखते हैं, आगे जो देखते हैं वो क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण। 8वां प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी स्थिति को, जो प्रतिक्रिया निर्माण होती है इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है, अपने अंतर्निहित इच्छा के करता है बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सामने है, उसके साथ आपकी दोस्ती बहुत है, ठीक, वो आपके साथ में खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, हर चीज़ कर रहा है, उस आपको लग रहा है वो तो मेरा फ्रेंड है, लेकिन क्या पता वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, जिसमें क्या कह सकते हैं, जिसे मुख में राम और बगल में छुरी, ये इसका एग्जाम्पल है। यह बगुला भगत की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। व्यक्ति अपने बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेगा, जैसे अपनी वर्तमान परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेगा। आपको लगेगा वो आपका मेरा मित्र है, लेकिन वो ऐसा रहता नहीं है,
ठीक, इसे प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम डिनायल की बात करते हैं, अस्वाभिकरण की बात करते हैं। क्लियर? अस्वाभिकरण क्या होता है? 9th क्या है? अस्वाभिकरण, अस्वाभिकरण जिसे हम डिनायल कहते हैं, डिनायल। ठीक, इसमें व्यक्ति क्या करता है, कोई कार्य तो किया रहता है लेकिन उससे इनकार करता है, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं किया हूँ। अपनी परिस्थिति में अपनी खुद की किए गए कार्य को उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अपने गुणों या दोष को एक्सेप्ट नहीं करता है, उससे बोलता है, डिनाई करता है, इनकार करता है। ठीक, जैसे मान लो वो राज कुंद्रा की बात याद आ गई। ठीक, राज कुंद्रा जो वीडियोज़ बनाते थे, तो जब पकड़े गए, उनको पकड़ा गया तो शिल्पा शेट्टी भी साथ में थी, बोले नहीं हम लोग ऐसा काम नहीं करते, गंदा काम नहीं करते, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ है। वो अपनी परिस्थिति से डिनाई कर रही, नहीं मैं ऐसा नहीं करता। अरे वीडियो मैं नहीं भेजता, वीडियो जो वो बनाने वाले खुद आते थे मेरे पास, मैं थोड़ी किया। मतलब किसी चीज़ से डिनाई करना क्या कहलाता है? अस्वाभिकरण या डिनायल कहलाता है। इट्स क्लियर टू यू? आपको राज कुंद्रा के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़ें। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? तादात्म्यकरण की। ठीक, तादात्म्यकरण क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तादात्म्यकरण में क्या देखते हैं, जैसे 10th हो गया, 10वां तादात्म्यकरण जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसमें व्यक्ति खुद के बारे में तो बात नहीं करेगा, ये किसी दूसरे व्यक्ति से परिचय कराने की कोशिश करेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए क्या कहता है, ट्रैफिक लाइट को तोड़ देता है। ठीक, और जो रेड सिग्नल है उसे भी तोड़कर निकल जाता है। तो क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले उसे जबरदस्ती दौड़ के पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं तू चल इसका चालान काट, चल इसको। क्यों? उसने ट्रैफिक लाइट को नियमों को तोड़ा है। बोलते अरे मुझे जानते नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, लो फ़ोन लगा रहा हूँ, हेलो हाँ पापा बात करो। कौन? अरे मेरे पापा उसमें IAS हैं, मेरे पापा IPS हैं, लो बात करो। अरे व्यक्ति अपनी पहचान को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाने की कोशिश करता है। इसमें दूसरे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करता है अपनी पहचान दिखाने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे लिए रूल्स और रेगुलेशन कोई मायने नहीं रखते, मैं ट्रैफिक को तोड़ भी सकता हूँ। मतलब खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेता है। जैसे उसने ट्रैफिक लाइट को तोड़ा, तुरंत पुलिस वाले ने उसे पकड़ा, उससे बचने के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए अपने पिता से बात करता है कि मेरे पिता IPS हैं। क्लियर टू यू? यही होता है आइडेंटिफिकेशन। शायद आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? अंतःक्षेपण की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो 11वां इन्होंने दिया था वो क्या था? अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण की बात की थी। ठीक, इंट्रोजेक्शन। अंतःक्षेपण इंट्रोजेक्शन की बात की थी। इंट्रोजेक्शन में उन्होंने देखा था कि जो क्या होता है, अंतःक्षेपण में व्यक्ति के भीतर बाहरी मूल्य प्रवेश कराए जाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर में बाहरी मूल्य उसके अंदर में प्रवेश कराए जाते हैं। मान लो कोई बालक है, वो रो रहा है, अब रोते रोते क्या रो रहा है, तो उसकी माँ दी बोलती अरे छी तू रो रहा है, तू बड़ा हो गया फिर भी रो रहा है, तू लड़का हो क्या रो रहा है, वो देख तेरी सिस्टर को, वो देख खेल रही है, तुझसे छोटी है और तू रो रहा है। तो उसे लगता है ओहो अरे मैं लड़का हूँ, मैं लड़के को नहीं रोना चाहिए। ठीक, वो बाहरी मूल्य उसके अंदर में प्रवेश कराया जा रहा है। बोलेगा अब कभी रोएगा नहीं, बोलेगा लड़के रोते नहीं हैं। ठीक, इस तरह से बाहरी मूल्य किसी व्यक्ति के भीतर प्रवेश कराए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतःक्षेपण कहते हैं। ठीक, अंतःक्षेपण करते हैं। फिर बात करते हैं हम कंपनसेशन की, जिसे हम क्षतिपूर्ति के नाम से जानते हैं। कंपनसेशन में क्या होता है? अपनी क्षति को, अपनी एक योग्यता को दूसरे योग्यता से ढक लेना, अपनी एक योग्यता को दूसरे योग्यता से ढक लेना, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। 12th क्या है? क्षतिपूर्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन। कंपनसेशन इसमें क्या होता है? अपनी एक योग्यता से
की कमी को दूसरी योग्यता से ढक लेना। इसे हम क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। मान लो कोई बालिका है जो छोटी है, उसकी हाइट कम है, ठीक, अब वो कहीं भी जाती है तो उसे लोग मज़ा लेते हैं। क्लियर टू यू। अब उसने अपनी उस अयोग्यता को ढकने के लिए वो हाई हील के सैंडल को लेती है। जब हाई हील के सैंडल को पहन के जाती है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, और उसने क्या किया, अपनी एक अयोग्यता को दूसरी योग्यता से ढक लिया। इसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। इट्स क्लियर टू यू। फिर बात करते हैं निरसन की। निरसन क्या होता है, अनडूइंग होता है। निरसन की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनडूइंग कहते हैं। इट्स क्लियर टू यू। थर्टीन, निरसन, जिसे हम क्या कहते हैं, अनडूइंग, ठीक। और 14 क्या होता है, ये उदात्तीकरण होता है। उदात्तीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अनडूइंग में क्या होता है, जो कमी रहती है, कहीं कुछ कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए कुछ अलग सी वस्तुएं को उसको देना। जैसे मान लगा तो बड़े घर के जो माता पिता होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि अपने बच्चे के साथ अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि जॉब करते रहते हैं, जॉब से आते हैं, घर पे शाम हो जाता है, और उनके बच्चों में ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, वो बच्चों को चॉकलेट लेके आ जाते हैं। उस चीज़ की कमी पूर्ति करने के लिए बच्चों के लिए कुछ अलग से पिज्ज़ा लेके आ जाते हैं कि ले बेटा खा ले। अब उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उस वस्तु को उसे प्रोवाइड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनडूइंग कहते हैं, निरसन कहते हैं। फिर बात करते हैं उदात्तीकरण की, सब्लिमेशन की बात करते हैं। जो सब्लिमेशन में क्या होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, लड़ाई झगड़े करता रहता है, मारपीट करता रहता है। जैसे मान लो क्या होता है, आपने मूवी देखी होगी दंगल। दंगल में क्या होता है, जो गीता वगीता होती हैं, महावीर जी की छोरियाँ, ठीक, वो क्या करते हैं, एक बच्चे को पीट कर चली जाती हैं। अब वो बच्चा बोलता है, वो घर के उसके जो भी गार्जियन रहता है, बोलता है, महावीर जी देखो अपनी छोरी को, हमारे बेटे को पीट के आ गए। अब जब महावीर जी देखते हैं, बोलते हैं, अरे गीता बबीता में तो बहुत एनर्जी है, ठीक, बहुत एनर्जी है, इसे क्या करते हैं, पहलवान बनाना चाहिए। तो उसको ले क्या करता है, किसी एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ पर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने की कोशिश नहीं, उसको और अच्छा बना देना, ठीक। इस तरह से उदात्तीकरण में क्या होता है, अब महावीर जी क्या करते हैं, उसको पहलवान बना देते हैं। यही होता है उदात्तीकरण, सब्लिमेशन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई 14 ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की 14 अहम रक्षात्मक युक्तियों की अध्ययन किया। आई होप आपको समझ में होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।